हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की हम वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो यूपी पीसीएस मेंस 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज हम उनके लिए तीन बातों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर अभी आप इन वीडियो को देख लेते हो पूरी तरीके से, तो आगे की जो 3-4 महीने की स्ट्रैटेजी है वो आपकी पूरी क्लियर होगी। जैसे एग्जाम डेट को लेकर जो बहुत बच्चे पैनिक हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, तो एक आइडिया लग पाएगा कि भाई एग्जाम डेट अप्रॉक्स इतने दिनों में होगा, तो वहां तक आपको कैसे अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और मेंस की स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, ये तीनों चीजों पर आज हम बात करेंगे और ये सबसे अधिक जो यूजफुल क्लास होगी आज की। ये जो वीडियो जो भी अगले 20 से 25 मिनट में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ चीजों को शेयर करूंगा, ये खासकर जो बिगिनर बच्चे होंगे उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टाइम मेंस एग्जाम में अपियर हो रहे होंगे। बहुत बधाई के पात्र हैं वो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अगर अपियर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में कि जब कभी मेंस कभी दिया नहीं होता है, तो कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं और जो लास्ट में बहुत हमारी एंजाइटी को बढ़ाती है, हमें बहुत पैनिक करती है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जो सबसे अधिक जो क्वेरीज आ रही है हमारे पास कि सर एग्जाम की डेट क्या हो सकती है। देखो, जब हमने पेपर दिया 24 दिसंबर मतलब दिसंबर 2024 का जो हमने प्रीलिम्स दिया था, 28 फरवरी के आसपास रिजल्ट आ गया था, मेंस का फॉर्म भी भर दिया गया था और 29 जून से लेकर 4 अप्रैल तक जो है कि पेपर दिया था। तो अप्रॉक्स देखा जाए पेपर के दिन से ही 6 महीने का एक लंबा समय मिला। लेकिन जनरली जो है कि आयोग 6 महीने का समय नहीं देता है, उसके कैलेंडर खराब होने की वजह से इतना लंबा समय हम लोगों को मिला था। सामान्यतः 3 महीने का लगभग समय दिया जाता है। अब यहां पर आयोग फिर से चाहता है कि 2026 में हम अपनी ट्रैक को वापस प्राप्त करें, यानी ट्रैक सही कर लें कि ताकि एक साल के अंदर ही हम प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम भी करा लें। ये आयोग की स्ट्रेटजी रहती है। तो यहां पर जो एग्जाम डेट की बात करें, तो देखिए पेपर आपका 12 अक्टूबर को हुआ है, रिजल्ट अभी आपका जो है कि 2 दिसंबर के आसपास रिजल्ट लॉन्च किया गया। तो जहां तक उम्मीद है, देखो 2026 में आयोग इस मूड में है, किस मूड में, कि सर मई या जून तक प्रीलिम्स करा लें 2026 का। और जैसे पहले वो करते चले आए हैं, सितंबर या अक्टूबर में वो अपना मेंस का एग्जाम करा ले। और ये तभी पॉसिबल है जब इससे पहले की वैकेंसी चल रही होगी तो उसका मेंस एग्जाम हो जाए। तो जहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है, अब ये जानकारी कितनी ऑथेंटिक होगी कितनी नहीं होगी इसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो मेंस एग्जाम की डेट को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, तो जहां तक हमें जो जानकारी मिल पा रही है कि भाई मार्च 2025 में एग्जाम हो जाएगा। वो भी कब होगा, तो जो कि 15 मार्च के बाद होगा। 15 मार्च के बाद आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास अप्रॉक्स 15 मार्च तक का पूरा समय है। अभी दिसंबर चल रही है, 9 दिसंबर आज है, 9 दिसंबर के बाद दिसंबर 20 दिन है, जनवरी फरवरी मार्च इधर भी 15 दिन है। तो देखा जाए तो 2.5 महीना उधर है और आधा महीना इधर है, तो 3 महीने अप्रॉक्स आपके पास है। 15 मार्च के बाद ही होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। अगर उसके बाद भी गए तो अप्रैल तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आयोग अपनी डेट को बढ़ाएगा। अदरवाइज 2026 के प्रीलिम्स और मेंस की डेट को और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो एक प्रॉब्लम खड़ी करेगा फिर से आयोग के सामने कि पूरा का पूरा इसका जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या रखना है मेरे भाई, आपको जो तैयारी का प्लान रखना है कि सर हम मार्च तक सारी चीजों को कैसे लेकर चले कि हम रिवाइज भी कर ले। अगर आप रिवीजन भी कर लेते हो, अगर मान लो मार्च की जगह अप्रैल में पेपर हुआ या मई में हुआ, तो ये आपके लिए एक बोनस टाइम रहेगा। क्या रहेगा, बोनस टाइम रहेगा कि जिसमें आप पढ़ी हुई चीजों को दोबारा रिवीजन कर पाए। तो ये जरूरी है, आपके दिमाग में फ्रेमिंग एक चलनी चाहिए कि हाँ भाई इतने समय तक जो है कि आपका पेपर हो रहा है, तो इतने समय तक मैं पूरे पेपर को कैसे कंप्लीट करूं। देखो, आपने अगर कभी मेंस की तैयारी नहीं की है तो एंजाइटी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस एंजाइटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो आपके सामने है उसे आप पढ़ना शुरू करो, उसे आप तैयार करना शुरू करो। अभी से परेशान मत हो। जो नोट्स आपके पास है, जिस भी किताब से आपने पढ़ा, जिस भी कोचिंग को ज्वाइन किया, उस पर भरोसा करके आप अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाओ। अदरवाइज क्या होगा, इसी भंवर में अटके रह जाओगे कि इसका नोट्स लूं, उसका लूं, इसकी कोचिंग करूं, उसकी करूं, क्या करूं। बहुत सारी चीजें हैं, भंवर में नहीं फंसना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आप जगह जगह देखो, 2 से 4 दिन के अंदर सेलेक्ट करो कि हाँ मुझे इस कोचिंग से करना है, इस नोट से करना है, इस किताब से करना है। नहीं तो ये पूरे चक्कर में आपका दिसंबर निकल जाएगा और फिर आपको टाइम भी नहीं लगेगा कि भाई कब आपका मेंस का एग्जाम आ गया। दूसरा एक डाउट हो रहा था कि सर सेंटर बता दीजिए। देखिए, पहले क्या होता था कि गाजियाबाद भी हमारा सेंटर हुआ करता था, लेकिन
पिछले 2 साल से अब केवल लखनऊ और इलाहाबाद, कहां कहां पे, लखनऊ और प्रयागराज, ठीक है, इसको मैं PRY लिख देता हूं, PRYJ, जो आपका रेलवे का कोड है। तो लखनऊ और प्रयागराज ये 2 ही जगह एग्जामिनेशन सेंटर बन रहे हैं इस समय। हमारा भी जब हुआ था 24 का मेंस तो आपके यही 2 जगह सेंटर था। पहले इससे पहले एक और सेंटर हुआ करता था गाजियाबाद, ठीक है, अब इसको हटा दिया गया है, तो केवल यही 2 सेंटर रहेंगे। क्या आपसे सेंटर मांगा जाएगा? नहीं, आप मेंस के फॉर्म में सेंटर कहीं फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि मांगेगा ही नहीं। आयोग अपने अकॉर्डिंग ही रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपको सेंटर प्रोवाइड करा देगा, या तो लखनऊ दे देगा या तो फिर प्रयागराज दे देगा। ये आपके मंडल के हिसाब से भी होता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, उसके आसपास के हिसाब से भी तय कर लेता है। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई कि मेंस के एग्जाम की डेट क्या हो सकती है और साथ ही साथ आपकी सेंटर क्या हो सकता है। अब देखो, पिछले 20-25 दिन से मैं कोई क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो उस वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। SIR में ड्यूटी लगी थी, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम मतलब वो ड्यूटी का काम खत्म हुआ है, तो अब मैं लगातार आप लोगों के साथ क्लास में बना हुआ हूं, हर एक चीज को लेकर, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर एक चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो आपकी दूसरी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखो, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताएंगे, आप गूगल से भी देख सकते हो, लेकिन हम सीधे सीधे वो एग्जाम पैटर्न बताते हैं जो असल में फॉलो होता है और जिसका आप परेशान होते हैं, प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, सारी चीजें। अगर मैं एग्जाम पैटर्न से पहले ये आपको बता दूं कि एक दिन में जो पेपर होते हैं वो तो आपको पता होंगे, हिंदी का होगा, एसए होगा, जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 होगा। अब देखो, यहाँ पे जो गलतियां होती हैं, हिंदी का पेपर सबसे पहले होगा, मॉर्निंग में 9 से 12 शिफ्ट में होगा। फिर एसए का पेपर होता है 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में, और इस दौरान आपको केवल और केवल 2.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। कितना मिलता है मेरे भाई? 2.5 घंटे का ब्रेक केवल आपको मिल जाता है, इससे ज्यादा ब्रेक नहीं मिलता है। फिर अगले दिन सॉरी, फिर अगले दिन जीएस पेपर 1 का पेपर होगा, जो कि 9 से 12, फिर जीएस 2 2:30 से 5:30, फिर आपको अगले दिन बुलाया जाएगा, फिर 9 से 12, 2:30 से 5:30, फिर 9 से 12 और 2:30 से 5:30। तो पहले हिंदी का पेपर है, फिर एसए का पेपर है, फिर जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 है। अब ये पेपर जो है कि आपके होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली चीज तो यही क्लियर हो गई कि जो आपके टोटल 8 पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर होते हैं। अगर मैं इसमें कहूं कि हिंदी को लेकर प्लस एसए, ये दोनों ही आपके 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जीएस पेपर की बात करें, जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक, तो सभी पेपर 200 नंबर के होते हैं, यानी 6 पेपर हो गए, टोटल आपके 1200 नंबर और 300 नंबर का ये। तो पूरा का पूरा जो मेंस होता है वो 1500 नंबर का आपका इस तरीके से पूरा मेंस हो जाता है। 1500 नंबर का ये पूरा मेंस हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका जो पैटर्न था, ये तो आपने देख लिया। इस तरीके से एग्जाम पैटर्न में जाना है आपको, सारी चीजें सिंपली जो है कि अब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब आपको और भी चीजें उसमें क्लियर कर दी जाती है कि आपको क्या क्या चीज लेकर आनी होती है, कैसे लेकर आनी होती है, सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, जो भी आईडी प्रूफ वगैरह लगती है। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। जिसको नहीं पता था वो देख ले क्या टाइमिंग होती है। अगर आप देखोगे कि ये 4 दिन लगातार पेपर होता है, एक दिन में ये पेपर कंप्लीट होगा, मतलब ये दोनों, एक दिन में फिर ये दोनों, एक दिन में ये दोनों और एक दिन में ये दोनों, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले अगर मैं कहूं तो अगर एग्जाम के बीच में संडे का टाइम आ जाता था तो उस दिन एग्जाम नहीं होता था। इससे क्या होता था, बच्चों को एक दिन का रेस्ट मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले 2 सालों से लगातार 4 दिन कराए जाते हैं। जैसे अगर हमारे जो पेपर हुआ था, तो आप देखोगे कि 29 जून से लेके 2 जुलाई तक मैंने पेपर दिया था मेंस 2024 का। आप देखोगे इस दौरान एक संडे भी पड़ा था, लेकिन संडे को कोई छुट्टी नहीं दी गई थी। 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, चारों दिन लगातार पेपर दिया गया था और कोई रेस्ट नहीं मिला, जिस वजह से जो है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर या यूपीपीएससी यह भी चेक करता है कि आप कितने इसके साथ यूज टू हो पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, कंफर्टेबल कैसे हैं आप, कि अपनी स्ट्रेटजी को आप ठीक तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं, आप तनावपूर्ण परिस्थिति में कार्य कैसे करते हैं, यह भी चेक करने का एक तरीका होता है। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट आपको डिस्कस करना है, जो आपको सुनना है यहाँ पे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसलिए कि सर मेंस की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए,
हालांकि मैंने इस पे हमेशा कई बार बीच बीच में वीडियो बनाई है मेंस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए बनाई थी अभी 10-15 दिन पहले, आप वो भी देख चुके होंगे। लेकिन वही है ना कि जब रिजल्ट आ जाता है तो बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं जिनका प्रीलिम्स हो चुका होता है, और वो मेंस को लेकर अक्सर परेशान होते हैं कि सर हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें, क्या नोट्स पढ़ें। देखो, सबसे पहले दो चीजों की मैं बात करूंगा हमेशा से। पहला, एक अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, फिर वो चाहे आप किसी के भी लीजिए, चाहे वो आपने खुद बनाए हो। दूसरा, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज। तीसरी, एक बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं मैं, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं कि कोई बुक मत पढ़ना, बुक पढ़ना ही मत। मैं आपको बता दूं, आप मुझे बताओ कि प्रीलिम्स ज्यादा बच्चे देते हैं या मेंस ज्यादा बच्चे देते हैं? आप कहोगे सर प्रीलिम्स देते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं, यूपीएससी हो चाहे अदर स्टेट पीसेस, एवरेज जो है कि 4 लाख 5 लाख बच्चे जो है कि फॉर्म भरते हैं और पेपर देते हैं 3 लाख 4 लाख, यही होते हैं। जितनी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में देखते हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, माजिद हुसैन हो, लक्ष्मीकांत हो, संजीव वर्मा हो, किसी की भी बुक देख लो उठा के, वो सारी की सारी बुक प्रीलिम्स को ध्यान में रख के ज्यादातर बनाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस जो है, पढ़ने वाले जो ऑथर हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो सबसे ज्यादा मुझे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए मिलेंगे, न कि मेंस के लिए। तो मेंस में पहली चीज कि ये कोई बुक उतना काम की होती ही नहीं है, यूजफुल होती ही नहीं है, ये स्पेशली प्रीलिम्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है। इसीलिए बुक पढ़ के अपना टाइम मत वेस्ट करना। आपके पास अगर अपने शॉर्ट नोट्स हैं तो उनको पढ़ लो, और अगर नहीं है तो किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, क्योंकि मेरे भाई जो कोचिंग वाले हैं या जो कोचिंग के नोट्स होंगे वो डेफिनेटली मेंस के लिए पूरी डिटेल से नोट्स बनाते होंगे, जितनी आपको जरूरत है मेंस को लिखने के लिए। फिर चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कहाँ मोटी मोटी बुक पढ़ेंगे पूरी कहानी के फॉर्म में, और उसमें फिर आप डिसाइड करेंगे कि चैलेंजेस क्या है, सपोर्टिव क्या है, मेजरमेंट क्या है, या जो है कि रीजंस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, फ्यूचर वे क्या है, और फ्यूचरिस्टिक सपोर्ट क्या है, स्कीम्स, बजट, डाटा, ये सारी चीजें किताब में मिसिंग होती है, और इनके बिना आप आंसर अधूरा लिख पाते हो। तो इसीलिए किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो या फिर अपने नोट्स बने होने चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और टेस्ट सीरीज के मामले में अगर मैं कहूं, टेस्ट सीरीज के मामले में तो आपको जो इनका मॉडल आंसर मिलता है ना मेरे भाई, वो जरूर ले लेना, ठीक है। कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करो, मॉडल आंसर जो मिलते हैं वो अच्छे लेवल के होने चाहिए। अच्छे लेवल का मतलब एक सही तरीके का नपातुला इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, भविष्यगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कुछ मेन बॉडी के तहत आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, फैक्ट और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खासकर पॉइंट वाइज अगर प्रेजेंटेशन है तो मच बेटर, ठीक है। तो इस तरीके का अगर मॉडल आंसर कोई कोचिंग प्रोवाइड करा रही है तो आप उसके जो है कि कोचिंग ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ये वो दोनों सोर्स हैं जहां आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगले 3 महीने में ना तो आप किसी किताब को पूरा कर सकते हो, ना ही आप कुछ कर पाओगे। अगर आपके अपने शॉर्ट नोट्स हैं या फिर अपने कोई किसी कोचिंग के नोट्स आप पढ़ रहे हो तो शायद वो सफिशियंट होंगे और शायद आप उसे फॉलो भी कर पाओगे। और टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल आपको छोड़नी नहीं है, टेस्ट सीरीज तो करनी करनी है। अब स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एस्से की, ठीक है। देखो दोस्त, एस्से लिखने के लिए कुछ और नहीं करना है, बस कोई एक किताब ले लो और डेली एडिटोरियल पढ़ो। देखो, एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको क्या क्या फायदा हो जाता है वो मैं बताता हूं। एडिटोरियल न्यूज़पेपर में जो भी आता है उसको आपने रीड किया, ठीक है, रीड किया और फिर उसको अपने ही शब्दों में आपने लिख लिया। अगर ये दोनों काम करते हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लेखन शैली में सुधार होगा, राइटिंग नहीं सुधरेगी, लेखन शैली के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कर पाओगे, सही तरीके से क्रोनोलॉजी लगा पाओगे कि भाई किस समय कौन सी चीजों को प्रेजेंट करना है। और सबसे अच्छी बात कि इस पूरे एडिटोरियल का आप एक तरीके से क्रक्स लिख रहे होगे, और जब ये क्रक्स लिखोगे तो यही आपका हिंदी में संक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी में संक्षेपण, जो पूरे पैराग्राफ का 1/3 होता है। अगर मान लो आपने कोई 100 वर्ड का एक पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको उसे 30 या 33 शब्दों में यानी 3 लाइनों में खत्म करना पूरे एक पेज की कहानी को, और कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। इसी को कहा था क्रक्स या संक्षेपण, और ये चीजें आप एडिटोरियल की प्रैक्टिस से कर सकते हो भैया। देखो, एडिटोरियल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर एडिटोरियल को आप पढ़ के अपनी भाषा में लिखते हो तो आपके अंदर और भी कैपेबिलिटी डेवलप होती है, चीजों को और इनरिचमेंट मिलता है आपके तरीके को, स्ट्रैटेजी को। जैसे अगर मैं कहूं कि आपने कोई पॉल्यूशन पे एक आर्टिकल पढ़ लिया, अब उस आर्टिकल को आपने पढ़ा,
एसिमिलेट करा और आर्टिकल को रखा किनारे, एक पेज उठाया और तुरंत के तुरंत लिखना शुरू किया। जो जो बातें याद आ रही हैं, जो जो चीजें आपने पढ़ी अभी एडिटोरियल में, वो लिखते जाओ। एडिटोरियल मत देखना कि यार इसके बाद मैंने ये चीज पढ़ी थी, ऑथर ने ये बताया था, राइटर ने, याद नहीं आ रहा, एक बार न्यूज़पेपर देख लूं। नहीं, वहां पे आप कोई आंसर राइटिंग थोड़े कर रहे हो, वहां पे बस आपको लिखने की शैली डेवलप करनी है। तो आपको जो जो चीजें याद आती रहे लिखो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जब लिखोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा यार कि कुछ चीजें तो मिसिंग हो रही हैं, मेन पॉइंट तो छूट जा रहा है। तो मेन पॉइंट पे आप फोकस करके एडिटोरियल को लिखना शुरू करोगे। और यही ऐसे और हिंदी को लिखने की सबसे बेस्ट कला है। एडिटोरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी पब्लिकेशन ले लो, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, जैसे दैनिक जागरण का हो गया, द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तो जनसत्ता हो गया, तमाम ऐसे न्यूज़पेपर है। एडिटोरियल पढ़ना है और लिखना है। ये चीज अगर आप करते हो तो एस्से के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, एक किताब को मैं प्रिफर करना चाहूंगा, निशांत जैन सर की है ये किताब। ठीक है, इसमें 2 राइटर हैं, निशांत जैन सर और गंगाराज पुरोहित जी, गंगाराज पुरोहित सर। ठीक है, इनकी एक बुक आती है, ब्लू कलर की होती है, जिसमें 101 एस्से लिखे हुए हैं। जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं उन्हीं के साथ इनके द्वारा लिखी गई है। ये दोनों लोग जो है कि लीड करते हैं इस बुक को। 101 ब्लू कलर की होती है, छोटी सी बुक होती है। अभी तो मेरे पास रखी हुई नहीं है, मैं वो दिखाया था, अभी नहीं रखी हुई यहाँ पे। तो उस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो एस्से आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा समझना। क्योंकि यार देखो, एस्से क्या है, आपके विचारों की कल्पना है, जहां पे आप खुले और स्वतंत्र रूप में अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन बातों को रखने का भी एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, एक शालीनता होती है, जिसमें संवेदनशील बातों को संवेदनशील तरीके से रखा जाए, लहजे की बातों को लहजे की तरह रखा जाए। और ये नहीं कि बस अपना जो मन में ख्याली पुलाव आ रहा है लिखते जा रहे हो, नहीं, किसी चीज के प्रति जो है कि अतिवादिता नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है कि हम और भी आगे मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा एस्से के लिए, कि आपको एस्से लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेंस के आंसर राइटिंग को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम अलग से बात करेंगे। आज मुझे जो 2-3 बातों पे बात करनी है पॉइंट पे, आज मैं उन पे ही डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप चीजों को समझ पाए। और समय रहते अगर आप शुरू कर दोगे ये सारे काम ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप इनमें परफेक्ट होते चले जाओगे और चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया एस्से के लिए। हिंदी की बात कर लेते हैं। देखो, हिंदी में क्या होता है, लगभग 70 मार्क्स की चीजें, 70 मार्क्स और 80 मार्क्स, यही दोनों जो है कि मिला के क्या होता है, 150 नंबर का पेपर बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे वर्तनी शुद्धि आती है, विलोम आते हैं और मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं। 30 नंबर की तो यही आ जाती है, 10 मुहावरे लोकोक्ति आती है, जिसमें आपको व्याख्या भी करनी है, अर्थ भी देना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। फिर संक्षेपण होता है, इसमें लेटर राइटिंग होता है, पैराग्राफ होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं। अब देखो, हिंदी के लिए 2 काम करना, एक तो पीवाईक्यूज को जो लोगे ना, तो पीवाईक्यूज को केवल सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व आपको करना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि आप सॉल्व लेके पढ़ रहे हो रट रहे हो, नहीं, खुद को सॉल्व करना है। दूसरा, किसी भी अच्छी कोचिंग को फॉलो कर लेना। ठीक है, देखो, पैसे बचाने की अगर कोशिश करोगे, मैं मान सकता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो कोचिंग को अफोर्ड कर पाए। लेकिन यार, जब अपने भविष्य की बात आती है ना, तो जैसे आपके पेट के लिए, खाना के लिए बहुत जरूरी होता है कि खाना अरेंज किया जाए, फिर चाहे आप कैसे भी करके अरेंज कर ही लेते हो, मांग के, उधार लेके, कैसे भी करके, तो एटलीस्ट इसके लिए भी कर लेना। ठीक है, हिंदी की क्लास अगर नहीं करके जाओगे ना, तो ये जो आपको 150 में से आराम से जो 90 से 95 नंबर ला सकते हो ना, ये तुरंत नंबर घट के 60 से 65 आ जाएगा। और ये 30 नंबर का जो मार्जिन है वो आपको मेन से बाहर कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं एक ही सर को फॉलो करता हूं, वो है अमरनाथ सर। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, हिंदी भास्कर नाम से चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई नो कि आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा, और आप उनके चैनल पे जाके अपना मेंस का बैच ले सकते हो। मैंने तो नैपो ने बैच लिया था, अभी शायद एक कोई नया बैच लॉन्च किया है सर ने, जो है कि प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में जाके उनके द्वारा पढ़ाई गई हिंदी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका बहुत अच्छे से क्लास कवर हो जाएगा। ये मैं वो क्लास बता रहा हूं जो मैंने खुद की है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि हाँ मैं सर का कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो मैंने फॉलो किया वही मैंने बता दिया आपको। आगे बात करते हैं जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 6 तक की। अब यहां पे देखो, मैं कोई सोर्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है, जीएस पेपर 1 to 6, यहां पर कोई मैं सोर्स नहीं बताने जा रहा हूं। सोर्स ऑलरेडी आपको मैंने अलग से एक वीडियो में बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यूट्यूब पे आपको वो वीडियो दिखाता हूं जहां पे मैंने ये चीजें डिस्कस की हैं।
ये हमारा ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का। ये ग्लैंस एकेडमी है जिसमें आप लोगों का परिवार जो है कि जुड़ता जा रहा और इसे बड़ा करिए। यहां पर जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आइएगा, नहीं ये तो 2026 के लिए है, एक प्लेलिस्ट होगी इसमें 2025 के लिए। मिलेगी मिलेगी भाई मिलेगी, परेशान ना हो, मिलेगी। कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है ना, वीडियो सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, वीडियो सेक्शन में आओगे, पूरी वीडियो जब ओपन करोगे तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई थी, ज्यादा पुरानी नहीं गई, ये रही ज्यादा पुरानी, यूपी पीसीएस मेंस 2025 नोट्स एंड स्ट्रेटजी संभावित कट ऑफ। तो कट ऑफ के मुद्दे को छोड़ देना, बाकी आप नोट्स और स्ट्रेटजी को जरूर देख लेना, और उसी स्ट्रेटजी के साथ ये लक्ष्य भेद नोट्स की वीडियो जरूर देख लेना कि आपको कैसे इसका प्रयोग करना। और जो लोग 2026 के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी मैंने एक घंटे का पूरा प्लानिंग के साथ पूरी 1 घंटे की पूरी स्ट्रेटजी वीडियो बना के दी है कि आप आराम से इस चीज को देख लो। तो अवेलेबल सारी चीजें यार यूट्यूब पे, लेकिन अभी क्या है आपको समझाना है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, धीरे धीरे हम इस पे वीडियो लेकर आएंगे, एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 1 को 2 को 3 को, कि क्या क्या चीजें आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक, कैसे। अब यहां पर अगर आप देखोगे सोर्स के लिए मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है, बस मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन करो, इसके मॉडल आंसर फॉलो करो। दूसरा, डेली एटलीस्ट अभी से 5 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम हॉल में आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मुझसे लिख के ले लो, और एग्जाम हॉल में अगर आपने 20 क्वेश्चन नहीं किए, 18 क्वेश्चन किए, 19 क्वेश्चन किए, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपने छोड़ना शुरू कर दिया, तो आप पहले ही उन रेस से बाहर हो जाओगे जो आपसे बेहतर 20 क्वेश्चन लिख ले रहा है। एटलीस्ट उसने 20 क्वेश्चन लिखने के लिए स्पीड तो बढ़ाई है, तो आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और ये तभी बढ़ सकती है जब आप डेली अभी से 5 क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे। आप कहोगे सर मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है जीएस को, मैंने कभी मेंस की तैयारी की नहीं है, आज तक कभी आंसर राइटिंग नहीं की, तो मैं कैसे जो है कि करूंगा डेली। तो भैया ये बताओ कि अगर आप 2 दिन बाद अगर मेंस का एग्जाम हो जाए, मान लो सपोज करो आयोग ने नोटिस दिया कि हम आपात स्थिति को होते हुए हम 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम करा रहे हैं, तो क्या आप आयोग को भी यही कहोगे? लिखोगे ही ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लिखोगे वहां पे, और वहां तो आपको नकल ले जाने की भी अलाउड नहीं है, कुछ तो लिखोगे। 20 में से 10, 5, 8 क्वेश्चन कुछ तो अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपकी पुरानी नॉलेज होगी आप उसी को बेस बना के लिखोगे। तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये फोबिया अपने दिमाग से निकालना है कि मैं पढ़ के तब लिखूंगा, नहीं, डेली लिखने की कोशिश करो। इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन का यार, धीरे धीरे आप इसको 5 को 6, 7, 8 में कन्वर्ट करो, फिर 20 तक जाओगे, क्योंकि जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे वो एटलीस्ट 7 डेज में आपको एक टेस्ट सीरीज तो कराएंगे, फुल टेस्ट। ठीक है, और जहां पे आपको 20 क्वेश्चन करने, फिर क्या करोगे, कैसे करोगे 20 क्वेश्चन? तो अभी से आप इन चीजों का काम करना शुरू कर दो। अगर अभी से नहीं करोगे तो यकीनन मानो जो है कि आप फिर उन्हीं रेस में खड़े होगे जैसे भीड़ चाल होती है। इस 11,700 बच्चों में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी मेंस की तैयारी नहीं की है, बस उनकी मेहनत थी कि प्रीलिम्स तक पढ़ रहे थे तो प्रीलिम्स उनका निकल गया, और मेंस में उनके साथ वही होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये गलतियां करोगे तो वो लोग भी बाहर हो जाएंगे, अगर आप भी करोगे तो वो भी बाहर हो जाओगे। बिल्कुल इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि मैं आपको सही बताऊं या गलत बताऊं, जो है बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। तो 5 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के तौर पे आप पीवाईक्यूज को जरूर फॉलो करो, या फिर कोई भी अपने हिसाब से जो भी मॉडल आंसर, जो मॉडल टेस्ट पेपर आप देखना चाहते हो, आप उन्हें लिखना शुरू कर दो। यहां तक बात क्लियर हो गई? जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक के अपने पेपर को प्रैक्टिस करो, एस्से को प्रैक्टिस करो, हिंदी को प्रैक्टिस करो। ये चीजें आप करनी पड़ेंगी यार, अगर नहीं करोगे तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप इन चीजों को कर पाओ। ये डेली करना है, मॉडल आंसर फॉलो करना है। तीसरा आपको मैं बात करूं तो आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अब ये शॉर्ट नोट जो मैंने स्टार्टिंग में कहे वो किसी भी कोचिंग के ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर खुद के बने हुए हैं तो सबसे अच्छी बात है। और लेकिन जब भी आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस करनी है, किसको वेटेज कितना देना है, इसको देख लीजिए। देखो अगर मैं जीएस पेपर 1 के हिसाब से कहूं,
जीएस पेपर 1 to 6 की बात करूं तो देखो एवरी पेपर, ईच पेपर, स्पेलिंग भी यहां पे गलत हो गई मेरी, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं। ईच पेपर कितने मार्क्स का है भाई? 200 नंबर का है। तो क्या किसी में वेटेज हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट पकड़ने होंगे कि अगर आपके पास समय कम हो तो एटलीस्ट आपको क्या चीजें पढ़नी है। जैसे पेपर 5 एंड 6, पहले इन दो पेपर को कंप्लीट करो क्योंकि ये आपका यूपी स्पेशल पेपर होता है। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप यूपी के रहने वाले हो और आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपने जो है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी यूपी के अंतर्गत हो जाती है। अल्टीमेटली एक छोटे से एरिया के बारे में हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिकल, ये हर लेवल पे आप जानकारी रखते हो। इसके लिए कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो और आराम से आप इनको कम समय में भी तैयार कर सकते हो। अगर इसकी अपेक्षा में जीएस पेपर 1 कहूं तो आपको हिस्ट्री अलग पढ़नी है, ज्योग्राफी अलग पढ़ना है, सोसाइटी अलग पढ़ना है। पॉलिटी पेपर कहूं सेकंड तो पॉलिटी अलग पढ़ना, आईआर अलग है, गवर्नेंस अलग है। थर्ड पेपर तो और भी वर्स्ट कंडीशन कर देता है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट है, बहुत सारे सेक्शन है। लेकिन एटलीस्ट आप पेपर 5-6 में एक किताब को ही उठाओगे और आराम से पढ़ लोगे। मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं इसके लिए, चाहे वो किसी भी कोचिंग की या किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। बाकी मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो दिखाई दी है, वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा इसे, वहां पे सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो एक तरीके से आप इस पे पहले काम करो, पहले इसको कंप्लीट करो और टारगेट ये रखो कि इनको 20 से 25 दिन में कंप्लीट कर लो। अगर आप इतने दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका समय ज्यादा जाएगा और ज्यादा आपके पास समय भी नहीं है कि आप इसे दे पाओ। इसके बाद अगर मैं कहूं कि आपको पेपर 2 एंड पेपर 3 इनमें किसको किसको फोकस करना है, देखो पेपर 2 में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो पॉलिटी को करना है और इंटरनेशनल रिलेशन को करना है। जस्टिस और गवर्नेंस को एक बार को आप स्किप कर सकते हो, या यूं कहें कि स्किप करने मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से छोड़ दो, कम समय देके काम चला सकते हो क्योंकि उसमें 1 से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा जो क्वेश्चन का वेटेज होता है पॉलिटी और आईआर में होता है, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आते हैं दोनों से मिला के, और दोनों लगभग एक दूसरे के पैरेलल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए तो एक सेम होता है, तो इन पे ज्यादा फोकस करना ताकि यहां से जो 14 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 14 से 15, वो आप आराम से पिकअप कर सको। इनको कर लोगे तो फिर यार आपका जस्टिस गवर्नेंस जो है वो आराम से हो जाएगा 2-2 क्वेश्चन करके। पेपर 3 की बात करूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रोल प्ले करता है वो करता है इकोनॉमी। इकोनॉमी की मैं बात करूं तो लगभग इससे 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 11 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो 4 सेक्शन का अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज 2-2 क्वेश्चन आएगा, 2 एनवायरमेंट, 2 टेक्नोलॉजी, 2 डिजास्टर, 2 सिक्योरिटी। अगर आपने बेसिक तौर पे अपनी तैयारी को पढ़ रखा है, नोट्स को पढ़ रखा है, तो आप बिना पढ़े भी साइंस एंड टेक और इन सब चीजों को कवर कर सकते हो मॉडल आंसर के माध्यम से भी। लेकिन इकोनॉमी अगर बिना पढ़े चले गए तो 8 से 9 क्वेश्चन का नुकसान हो सकता है, एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इसमें इकोनॉमी को ज्यादा फोकस करना, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं लेकिन छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर फोकस की बात करें कि सर हमारे पास समय कम मिल पा रहा है, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो कौन से ऐसे सेक्शन है जिसको हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये वो सेक्शन है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 की अभी आपके दिमाग में होगा सर एथिक्स पे कब आओगे, तो एथिक्स पे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। पेपर 1 की बात करूं तो इसमें अगर एक छोटा सा नोट्स बना के अगर आप पढ़ना चाहो, या कोई भी अगर आपके पास कॉपी हो, बुक वगैरह हो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेना, इससे 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं आपको। फिर आपको ज्योग्राफी में भी फोकस कर लेना, इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को फोकस करोगे तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। फिर यहां पे सोसाइटी को थोड़ा सा फोकस कर लेना, यहां पे भी 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। आप कहोगे सर हिस्ट्री आपने छोड़ दी क्या, नहीं, हिस्ट्री में भी जो है कि आप 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको मिल जाते हैं, एवरेज जो है कि मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर फोकस करोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री
कम सब्जेक्ट में कम पेजों की कोई भी किताब पढ़ोगे और आप लिख ले जाओगे। ज्योग्राफी में स्पेशली वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी, और सोसाइटी भी आपके लिए जरूरी है। तो ये चीजें पहले आपको पिक करनी है ताकि आप आराम से इन चीजों पे काम कर सको। समय देखो जब कम होता है ना, तो हमें पहले प्रेफरेंस सेट करनी होती है यार कि पहले किन की चीजों को पढ़े। आपके जो डिमांड में चल रही है कि सर एथिक्स है, कि सर एथिक्स के बारे में नहीं बताया। देखो एथिक्स के लिए कोई भी एक बुक उठाओ, और सिंपल सी बात है, इसमें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा वो मॉडल आंसर करेगा। आप किताब पढ़ने बैठोगे आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि किताब में क्या होता है, बुक में जटिलताएं बहुत होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, चीजें थोड़ी सी कम क्लियर होती हैं। इसमें मॉडल आंसर ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। मॉडल आंसर अगर अच्छी कोचिंग के आप कर रहे होगे, अच्छी जगह से ले रहे होगे, तो आपके बहुत अच्छी तैयार करा देगा ये। अगर कभी पहले नहीं पढ़ा है तो आपको मॉडल आंसर के भरोसे ही जाना पड़ेगा, ये जान लो। किताब पढ़ना तो चाहोगे, लेकिन किताब एक बार में नहीं समझ में आएगी, एटलीस्ट 2 से 3 बार समझनी पड़ेगी। कोई भी किताब पढ़ लो, जैसे लेक्सिकॉन बहुत फेमस बुक है, अदरवाइज और भी पब्लिकेशन अदर इंस्टीट्यूट के भी हैं, लेकिन 2 से 3 बार जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसको चीजें को समझ ही नहीं पाओगे यार लिखना क्या है। तो मॉडल आंसर सबसे ज्यादा हेल्प आपकी करने वाले हैं। तो ये एक प्लानिंग मैंने बता दी कि एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम का सेंटर क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम के दौरान एक मैं चीज और बताया तो आपको, जब आप 9 से 12 एक पेपर दे देते हो, डे 1, ठीक है, मैंने डे 1 लिख दिया, और इसी में जब आप दूसरा पेपर देने जा रहे होते हो 2:30 से 5:30, तो आप देखोगे कि इस दौरान आपको सही मायने में मिल तो रहा है 2.5 घंटे का समय ब्रेक, ठीक है, लेकिन इसी में आपको खाना भी खाना होता है, पानी भी पीना होता है, रेस्ट भी करना होता है। और अप्रैल मई में अगर कराया जाएगा पेपर तो गर्मी भी धीरे धीरे होने लगती है, और सिचुएशन ऐसी खराब खराब जगह सेंटर मिलता है यार कि पूछो मत, बिल्कुल बहुत घटिया जगह है। अगर ऑन एन एवरेज कहूं तो इसमें मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटा ऐसा मिलेगा जो आप रिवीजन कर पाओगे, जो आप रिवीजन कर पाओगे। अब यहां पर जो हम लोगों ने तरीका अपनाया, क्या अपनाया कि सर डे 2 के लिए, जैसे मान लो डे 1 में हम लोग नाइट में अपने आए, हॉस्टल में रुके या होटल में रुके या कहीं पे किसी के रूम पे रुक गए, इस तरीके से। तो मैं जरा पानी पी लूं, गला सूख रहा है, सोचो ठंडी में गला सूख रहा है मेरा। अब आपका अगला जो डे 2 का पेपर है, डे 2 का पेपर जो होगा 9 बजे से होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं, क्या, डे 1 से लेकर डे 2 के बीच में आपके पास 8-10 घंटे का टाइम होता है आराम से, उससे ज्यादा ही होता है, आप सोते भी हो, क्योंकि आप 5:30 बजे फ्री हो गए, अपने घर पे पहुंचते पहुंचते आप 6:30-7 बजे तक फ्रेश हो गए, और 11 बजे तक आपको सो जाना होता है, क्योंकि सुबह आपको टाइम से उठना होता है, नींद पूरी होनी चाहिए। लेकिन उस दौरान क्या करता है बच्चा कि अगले दिन 9 से 12 के लिए ही ज्यादातर रिवाइज कर लेता है, 2:30 से 5:30 बजे वाले पेपर को रिवाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से अगले दिन उसको केवल 1 घंटे का रिवीजन मिलता है। और अगर एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं रिवाइज कर चुका हूं एग्जाम के समय। तो कोशिश ये करना कि इसी में से आपको आधा घंटा, यानी आधा घंटा जो है कि इस वाले टाइम के लिए देना है, और आधा घंटा इस वाले टाइम के लिए। मतलब आधे घंटे मतलब ये नहीं कि 30 मिनट नहीं, आपको अगर 4 घंटे रिवीजन करने का मिल रहा है तो 2 घंटे कम से कम इस पे दे दो, और 2 घंटे दोपहर वाले टाइम पे, क्योंकि आप ज्यादातर टाइम इसी में लगा देते हो और फिर यहां वाले पे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, जो आपको एंजाइटी क्रिएट करता है। जैसे एथिक्स का पेपर पड़ेगा, जीएस पेपर 4, पेपर सेकंड पड़ेगा पॉलिटी आईआर वाला, पेपर 6 पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में जो 1 घंटा मिलता है वो आप ठीक से रिवीजन नहीं कर पाते हो। तो बेहतर होगा कि घर पे ही जो है कि कुछ समय पेपर मॉर्निंग शिफ्ट के लिए दे दो, और कुछ समय जो है कि इवनिंग शिफ्ट के लिए दे दो। ये आपको डे 1 के दिन ही कर लेना, ताकि डे 2 को जब जाओ तो चीजें पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक बार हमने एक सरसरी निगाह से एक बार देख लिया सारे टॉपिक को, तो ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एक फील होता है कि यार मैंने एटलीस्ट सभी चीजों को दोबारा देख लिया है। भले आपको वो चीजें याद हुई नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर आप देख लेते तो उतने से ये कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में, और यही चीज आपको कर लेनी है। तो यहां तक मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है कि सर आप अपने नोट्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखो, मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमारे जो नोट्स चलते हैं, लक्ष्य भेद नोट्स चलते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 5 और 6। इन नोट्स की जानकारी आपको व्हाट्सएप टीम से मिल जाएगी। नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं, 8527594636। आप इससे जो है कि व्हाट्सएप टीम हमारी जो है,
ठीक है। यहां पर आप अगर मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप कॉल कर रहे होंगे तो कॉल जो है कि कोई पिक नहीं करेगा। यहां पर आप क्या कर सकते हो, लक्ष्यभेद नाम से जो एक नोट्स है, आप इसका डेमो ले सकते हैं देखने के लिए, और यहीं पे आपको प्राइस लिस्ट भी दे दी जाएगी हमारी टीम से। ध्यान देना कि आपको हम केवल पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी ये पूरे के पूरे नोट्स हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। किसके लिए? हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और यकीन मानिए ऐसे नोट्स हिंदी मीडियम में आज तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिला होगा किसी भी कोचिंग के पास। एक बार आप देख लेना, बट डेमो देख लेना आपको। अगर मैं यहीं पे दिखा दूं, चलो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने खोल रखा है, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का डेमो है, ग्लैंस एकेडमी के नोट्स है हमारे, विश्व इतिहास, ठीक है। ये आपके यूपीएससी के लिए भी काम आते हैं और अदर स्टेट पीसेस के लिए भी काम आते हैं, सेम, क्योंकि सिलेबस सेम है। इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में मिलेगा आपको। पॉइंट टू चीजों को लिखा जाएगा, पॉइंट वाइज चीजों को, ताकि आप आराम से चीजों को याद कर पाओ। एग्जाम्पल के साथ है चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, जो आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हर एक चीज से रिलेटेड सारी चीजों को बताएगा। अगर मैं और दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं तो, एक मिनट कट गया, कोई बात नहीं। दूसरा सब्जेक्ट, चलो इकोनॉमी ले लेता हूं, ठीक है। इकोनॉमी दिखाता हूं। ये देखिए इकोनॉमी का यहाँ पे ग्लैंस एकेडमी का ऑफिशियल नोट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये पूरा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसेस के लिए है। यहाँ पे देखिए पूरा फ्लो चार्ट के साथ क्या क्या प्लानिंग होती है, किस तरीके से कंटेंट को लिखना है, क्या आपको पॉइंट वाइज करना है, डायग्राम बेसिस बनाना है, ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है, इस तरीके की संरचना है। अब बताओ, नीति आयोग का सीधा प्रश्न आया था, नीति आयोग का प्रश्न 24 में आया हुआ था। बिल्कुल इसी चीज को पढ़ के हम लोग गए और आराम से हम लोगों ने इसको किया। तो ये चीजें, ये फ्लो चार्ट वगैरह के माध्यम से क्या क्या बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, तो इस तरीके से चीजों को बनाया गया है ताकि आप आराम से लिख सको। डाटा वगैरह सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें हैं। तो ये आपका एक वो पैटर्न होगा जिससे आप आराम से इन चीजों को लिख सकोगे। बाकी डेमो आपको पूरा 30-40 पेज का मिल जाएगा, हमारी व्हाट्सएप टीम पे मिल जाएगा आपको, जो कि आपको ये नंबर मैंने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये तो चलिए उन बच्चों के लिए हो गया जिनके पास कोई नोट्स नहीं है, पहली बार मेंस देने जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि सर हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आप इस नोट्स को देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे मैं पेपर 5 की क्लास ले रहा हूँ, धीरे धीरे अब मैं उसकी क्लास भी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे क्लासेस हमारी यूट्यूब पे दोबारा रन हो रही हैं, ठीक है। सारी क्लास आ रही है, प्रीलिम्स के लिए भी आ रही है, जो 2026 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं, जो मेंस दे रहे हैं 2025 में, उनके लिए भी ये पूरी स्ट्रेटजी प्लान है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करिएगा, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर कर देता हूं, या फिर आप मेरी व्हाट्सएप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। कोई भी क्वेरीज हो तो वहां पे भी आप लिख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।